गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। हम आशा कर रहे हैं आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट ले रहे होंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था पदार्थों को शुद्ध करने की कुछ विधियों के बारे में, जहां हमने आपसे ऊर्ध्वपातन विधि, आस्वन विधि, पृथक्करण विधि, मथना जो विधि होती है जिससे हम क्या करते हैं, दूध से मक्खन को अलग करते हैं, वाष्पन विधि के बारे में क्या किया था, अध्ययन किया था। आज के वीडियो में भी हम आपसे क्या करेंगे, पदार्थों को शुद्ध करने की या उसके अवयवों को, मिश्रण के अवयवों को अलग करने की जो विधियां हैं, अलग अलग सेपरेट करने की विधियों का ही अध्ययन करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था आस्वन विधि के बारे में। आज हम बात करते हैं सबसे पहले आपसे प्रभाजी आस्वन विधि के बारे में। आस्वन विधि और प्रभाजी आस्वन विधि दोनों सेम ही होती हैं, बट इसमें क्या होता है, जिन जो मिश्रणीय द्रव होते हैं हमारे पास, जिनके क्वथनांकों में 25 केल्विन से कम का अंतर होता है, उनका जो पृथक्करण अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रभाजी आस्वन विधि का क्या करेंगे, यहाँ प्रयोग करेंगे। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, पेट्रोलियम है हमारे पास, तो पेट्रोलियम में क्या होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन होता है, गैसोलीन होता है, अलग अलग क्या होते हैं अवयवों का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो इसका जो हम क्या करेंगे, पृथक्करण करेंगे, किससे करेंगे, प्रभाजी आस्वन विधि द्वारा। वायु है, वायु से हमें क्या करना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन आदि गैसेज हैं, उन गैसों को क्या करना है, हमें अलग अलग प्राप्त करना है। तो भी हम क्या करते हैं, प्रभाजी आस्वन विधि का ही प्रयोग करते हैं। तो इस विधि में जो आस्वन विधि है, सेम ऐसे ही क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है। इसमें इसी प्रकार का क्या होता है, एक गोल्ड का हम फ्लास्क लेते हैं, ठीक है, बट इसमें क्या होता है, एक प्रभाजक स्तंभ लगा होता है। इसमें कांच के टुकड़े भरे हुए होते हैं। इससे क्या होती है, निकास नली निकली होती है। इस प्रकार से निकास नली होती है, जिसमें क्या होता है, आपका संघनित लगा हुआ होता है, जो गैसों को क्या करता है, ठीक है, गैस को नीचे क्या होता है, यहाँ पर आपका ग्रहण करने के लिए क्या होता है, ग्राही होता है, ठीक है। ये गोल्ड का फ्लास्क है, यहाँ ये स्टैंड पे फिट होता है, ठीक है। यहाँ पर ये स्टैंड पे लगा होता है, ठीक है, यहाँ बर्नर होता है। इस प्रकार से होता है। इसमें क्या किया जाता है, दोनों द्रवों का मिश्रण बढ़ा जाता है, ठीक है, मिश्रण, ठीक है, द्रवों का। इसमें ठंडा जल हम प्रवाहित करते हैं, इस प्रकार से क्या होता है, इसका जो होता है ये चित्र होता है। अब क्या होता है, जब हम इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर हमें पता है कि जिन द्रवों के क्वथनांकों में क्या होता है, 25 डिग्री से कम का अंतर होता है, उनका क्या करते हैं, मिश्रण को अलग अलग करते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही हम गर्म करेंगे तो गर्म करते ही क्या होगा, जो उसकी का क्वथनांक कम होगा, उस द्रव की वाष्प पहले बनेगी और क्या करेगी, यहाँ से
ऊपर चढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, जैसे ये प्रभाजक स्तंभ में पहुंचेगी तो इतने, क्योंकि 25 डिग्री से कम का अंतर है, सॉरी 25 केल्विन से कम का अंतर है, तो नीचे से दूसरे द्रव की वाष्प भी बनना प्रारंभ हो जाएगी, तो वो भी ऊपर जाना प्रारंभ हो जाएगी। तो जैसे नीचे जो ऊपर वाली जो ऊपर जा चुकी है जिसका क्वथनांक कम है वो ऊपर होगी और नीचे से दूसरी जाएगी, तो क्या करेगी, दोनों का आपस में संपर्क होगा और ये क्या हो जाएगा, जो कम क्वथनांक वाली जो गैस होगी वो क्या हो जाएगी, इस निकास नली में क्या हो जाएगी, प्रवेश कर जाएगी, धक्का लगेगा उसको, तो इसमें प्रवेश कर जाएगी। प्रवेश करने के बाद यहाँ आकर क्या होगा, जो आपका संघनित्र लगा हुआ है, संघनित्र में ठंडा जल क्या करते हैं हम लगातार प्रवाहित करते हैं, तो ठंडा जल क्या करता है, जो गैस आ रही है उस गैस को क्या कर देती है, द्रव रूप में परिवर्तित कर देती है, और द्रव रूप में परिवर्तित होने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर जो होता है ना, ये द्रव रूप में एक द्रव यानी कम क्वथनांक वाला द्रव यहाँ एकत्रित हो जाता है, और जिसका क्वथनांक ज्यादा होता है वो क्या होता है, वापस इसी में क्या हो जाता है, रह जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, और ये क्या आपका प्रभाजक स्तंभ, ठीक है, प्रभाजक स्तंभ है। तो इस प्रकार से क्या होती है, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पेट्रोलियम या वायु के जो घटक होते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और आपका आर्गन है, उनको क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग कर सकते हैं। पेट्रोलियम से हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैसोलीन को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि सबके क्वथनांकों में क्या होता है, अंतर होता है। तो ये विधि क्या कहलाती है, आपकी प्रभाजी आसवन विधि कहलाती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए हम दूसरी बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम आपसे दूसरी विधि के बारे में। तो जो डाई होती है, डाई जो स्याही होती है, तो स्याही विभिन्न रंगों का या डाइयों का मिश्रण है या नहीं है, इसे हम क्या करते हैं, चेक करने के लिए एक विधि का प्रयोग करते हैं। उस विधि का नाम है क्रोमेटोग्राफी। क्या नाम है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, एक छन्नक पत्र होता है, यानी कि कागज होता है, इस प्रकार का क्या होता है, कागज होता है, छन्नक पत्र होता है। तो इसमें क्या करते हैं, नीचे एक लाइन खींच देते हैं पेंसिल से, खींचने के बाद इसमें क्या करते हैं, स्याही की एक बूंद लगा देते हैं और इसमें मार्क इस प्रकार से कर देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसे एक बर्तन में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या भरा होता है, ये इतना जो होता है जल में डूबा होता है। तो स्याही जो होती है वो क्या होती है, जल में विलय होती है। तो अब क्या करेंगे, कुछ समय के लिए हम इसे ऐसे रख देंगे। तो अब क्या होगा, ये छन्नक पत्र जो है हमारा, ये जल को अवशोषित करेगा। अब डाई जो हमने स्याही रखी है, स्याही का कलर जो रखा है इसमें, वो भी क्या होगा, जल में घुलनशील है। तो घुलनशील होते क्या होगा, जैसे जल ऊपर की ओर चलेगा तो यहाँ पर भी इस पर जगह जगह क्या हो जाएंगे, यहाँ पर अलग अलग रंगों के स्पॉट बन जाएंगे। तो यह विधि क्या कहलाती है, आपकी क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। इसके द्वारा हम जो अति सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको भी क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विधि क्या कहलाती है, आपकी क्रोमेटोग्राफी विधि कहलाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे जो नेक्स्ट विधि है उसके बारे में, क्रिस्टलीकरण विधि। कौन सी विधि है, क्रिस्टलीकरण विधि के बारे में क्या करते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं। क्रिस्टलीकरण यानी कि कोई भी ठोस पदार्थ है, उससे क्या करना है, हमें अशुद्धियों को अलग करना है, उसके अंदर अशुद्धियां मिली हुई हैं, तो और पुनः हमें क्रिस्टल के रूप में क्या करना है, उसको प्राप्त करना है। तो उसे हम क्रिस्टलीकरण विधि, क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा क्या करेंगे, हम उन्हें प्राप्त करेंगे। हम क्या करेंगे इसमें, जो जैसे हम कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट की बात करें तो कॉपर सल्फेट को क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल लेंगे, प्लस इसमें क्या करेंगे, जल के अंदर इसे घोल देंगे। जल में घोलने के बाद इसे क्या करेंगे, हम छान देंगे, तो क्षणित विलयन बनेगा। क्षणित विलयन हमें प्राप्त हो जाएगा। क्षणित विलयन में क्या करेंगे, हम वाष्पन करेंगे। वाष्पन क्रिया करने के बाद क्या हो जाएगा, उसका सांद्रण हो जाएगा, तो सांद्रित विलयन होगा हमारे पास। तो सांद्रित विलयन को क्या करेंगे, हम यहाँ रख देंगे ठंडा होने के लिए, ठीक है ना, ठंडा करेंगे इसके बाद। तो ठंडा करने के बाद हमें क्या मिल जाएंगे, यहाँ पर क्रिस्टल मिल जाएंगे, किसके, कॉपर सल्फेट के शुद्ध क्रिस्टलों की हमें क्या हो जाएगी, प्राप्ति
हो जाएगी। तो ये विधि क्या कहलाती है आपकी, कहलाई क्या, क्रिस्टलीकरण विधि। इसके लिए हम क्या करते हैं, चाइना डिश एक विशेष प्रकार का चाइना डिश यानी कि चीनी मिट्टी का बर्तन होता है, चीनी मिट्टी की प्याली, प्याली होती है, उसमें क्या किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या होता है, ये विधि कहलाई कि आपकी क्रिस्टलीकरण विधि। क्या करेंगे, पहले पदार्थ को घोलेंगे, घोलकर छानेंगे तो जो अविलय शुद्धियां होंगी अलग हो जाएंगी, फिर वाष्पन करेंगे, सांद्रित विलयन मिलेगा, ठंडा करेंगे तो शुद्ध क्रिस्टल आपको क्या होंगे, प्राप्त हो जाएंगे। ये विधि क्या होती है आपकी क्रिस्टलीकरण विधि। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो अशुद्ध जल होता है, अशुद्ध जल का शोधन, कि अशुद्ध जल को किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है। अशुद्ध जल के शुद्ध करने के लिए क्या है, मान लिया हमारे पास क्या है, जल है, जल को हम क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। एक है हमारा तलहट घर, तलहट घर में प्रवाहित करेंगे इसको हम। ठीक है, जल को प्रवाहित करते हैं इसके अंदर। इसके बाद यहां पर आ जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये घरों को सप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या है, बीच में बहुत सारे क्या है, घर बने हुए हैं, भार टैंक है, छनक, ये क्या आपका भार टैंक है, ये आपका है छनक। ठीक है, ये क्या आपका क्लोरीनीकरण टैंक, क्लोरीनीकरण टैंक है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, सबसे पहले जल को इसमें प्रवाहित किया जाएगा तलछट, तो जो भारी अशुद्धियों के नीचे बैठ जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे, इससे आगे भार टैंक में तो जो हल्की हल्की अशुद्धियां होंगी वो अलग हो जाएंगी इसमें से, और ये प्रवाहित किया जाएगा। इसके बाद इसमें छाना जाएगा, तो जितनी भी इसमें उपस्थित जो भी अशुद्धियां होंगी सारे के सारे क्या हो जाएंगी, इसमें से अलग अलग हो जाएंगी। और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ऊपर जो मिल जाएगा, यहाँ पर जल मिल जाएगा, जल की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु वो जल जो होगा वो अशुद्ध होगा, शुद्ध जल नहीं होगा। अब क्या करेंगे, उसे हम क्या करेंगे, यहाँ क्लोरीनीकरण यानी कि क्लोरीन जो होता है एक प्रकार से बैक्टीरिया को मारने वाला होता है, बैक्टीरिया को मार देता है। तो उसे क्लोरीनीकरण घर में क्या करेंगे, प्रवाहित कराएंगे। तो प्रवाहित कराने पर क्या हो जाएगा, वो उसमें जो उपस्थित हैं अशुद्ध मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह है, सूक्ष्म जीव सब नष्ट हो जाएंगे। और फिर क्या किया जाएगा, उस जल को क्या करेंगे हम यहाँ पर घरों को सप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, अशुद्ध जल का भी शोधन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी विधि हमने आपसे क्या कर ली, डिस्कस कर ली है। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया है, आपसे सबसे पहले जो डिस्कस किया था वो वाष्पन विधि के बारे में किया, फिर हमने आपसे ऊर्ध्वपातन विधि के बारे में किया, मथना विधि के बारे में डिस्कस किया, आसवन विधि के बारे में डिस्कस किया। तो बहुत सारे, और आज हमने आपसे डिस्कस किया प्रभाजी आसवन विधि, क्रिस्टलीकरण विधि और क्रोमेटोग्राफी विधि, और अशुद्ध जल का शोधन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उन विधियों के बारे में क्या किया हमने अध्ययन किया है। चलिए नेक्स्ट हम आपसे डिस्कस करते हैं परिवर्तन के बारे में, कि दैनिक जीवन में आपने बहुत सारे परिवर्तन यहाँ देखे होंगे। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो स्थायी होते हैं, यानी कि नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो अस्थायी होते हैं, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, पुनः वही पदार्थ को प्राप्त कर दिया जाता कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन जो है ना, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है भौतिक परिवर्तन, और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे कठोरता है, रंग है, घनत्व है, ठीक है, क्वथनांक है, कलनांक है। इनमें क्या होता है, जब अंतर होता है तो क्या होते हैं, सारे के सारे कहलाते हैं आपके भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। और जो रासायनिक अन्य पदार्थों से जब क्रिया होती है, ठीक है, अन्य पदार्थों से जब क्या होती है, क्रिया होती है, तो उस क्रिया में उस अवस्था में क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन किया जाता है। जैसे हम क्या करें, कागज को जला दें
तो जलने पर क्या हो जाए, राख बन जाएगा, नए पदार्थों का निर्माण हो गया। भोजन पका देते हैं तो पकने के बाद क्या हो जाता है, एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो ये सारे के सारे परिवर्तन क्या कहलाएंगे, रासायनिक परिवर्तन। अब जैसे हम क्या करें, कागज ले, कागज के टुकड़े कर दें, टुकड़े करने पर जो प्रॉपर्टी कागज की पहले थी वही प्रॉपर्टी बाद में रही, केवल उसका आकार छोटा हो गया। लकड़ी ले, लकड़ी को काट दें, काटने के बाद छोटे छोटे पीसेस में कर दें, तो क्या होगा, जैसा प्रॉपर्टी पहले बड़े वाले की थी ऐसी प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, छोटे वाले की भी रहेंगी। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या होता है, केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाते हैं, आपका भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे हम क्या लें, जल लें, बर्फ लें, बर्फ को क्या करें, गर्म कर दें तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। जल को क्या करें, हम ठंडा कर दें तो क्या बन जाएगा, आपका बर्फ बन जाएगा पुनः। तो ये परिवर्तन क्या होगा, आपका कहलाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी H2O है, इसका फॉर्मूला भी H2O है, तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, तो परिवर्तन कहलाएगा आपका क्या, भौतिक परिवर्तन। जैसे बल्ब होता है, बल्ब को आपने जलाया, जलाने के बाद क्या किया, उसे फिर बंद कर दिया, तो वो परिवर्तन भी क्या है, एक प्रकार से क्या होता है, आपका भौतिक परिवर्तन ही होता है। रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिनमें क्या होते हैं, नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है, उन परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे हमने क्या किया, कागज को जलाया, यानी कागज क्या होता है, कार्बन होता है, कार्बन। अब जलता किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या बन जाता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड एक नया पदार्थ है, इसका फॉर्मूला होता है C, इसका होगा O2, बन जाएगा क्या, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड में या कार्बन की प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी मिलकर क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। तो दोनों क्या है, यहाँ पर ये परिवर्तन, यहाँ नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, यानी किसी पदार्थ को जला रहे हैं, अन्य पदार्थों से क्रिया करा रहे हैं, तो नए पदार्थों का जब निर्माण होता है, जिनके गुणधर्म जो होते हैं हमारे पहले वाले पदार्थों से पूर्ण रूप से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है, आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, एक स्थायी परिवर्तन होता है, अब ठीक है। और जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें किसी कारक के द्वारा, किसी क्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, परिवर्तन कराते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका कहलाएगा वो भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में हम क्या कर सकते हैं, पुनः मतलब परिस्थितियों को परिवर्तित करके पुनः पहले वाले पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन जब हो जाता है तो उन रासायनिक परिवर्तन में आप परिस्थितियों को चेंज करने के बाद भी पहले वाले पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हमने क्या लिया, दूध लिया, दूध को क्या करा, दही में परिवर्तित कर दिया। अब आप कितने भी प्रोसीजर लगा लो, कितनी भी चीजें लगा लो, आप दही से दूध प्राप्त करना चाहें तो दही से दूध आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भोजन होता है, भोजन को पका दो, चावल होते हैं कच्चे, फिर उसको पका दो, अब आप उन्हें कच्चा करना चाहते हैं तो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ रासायनिक बहुत क्या हो गया, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हो गया। जब नए पदार्थों का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। भोजन का पाचन होता है, भोजन करते हैं हम, जब डाइजेस्ट होता है तो भोजन का पाचन होता है, तो पाचन वाली क्रिया भी क्या कहलाती है, आपकी रासायनिक परिवर्तन है। तो दैनिक जीवन में हम क्या देखते हैं, बहुत सारे ऐसे परिवर्तन देखते रहते हैं जिनमें क्या होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन हमें पाया जाता है। तो याद रखना है, भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जब क्या होता है, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है, भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। और जब पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, उस परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्रियाकलाप भी देख सकते हैं हम, ये क्रियाकलाप देखें, मान लिया हमने क्या लिया, एक क्रियाकलाप कर लेते हैं। चलिए क्रियाकलाप देख लेते हैं छोटा सा। मान लिया हमने क्या लिया, 50 ग्राम लौह चूर्ण ले लिया और 3 ग्राम सल्फर ले लिया। दो चीजें ले ली, 50 ग्राम लौह चूर्ण और 3 ग्राम ने क्या लिया, सल्फर चूर्ण लिया। अब हमने क्या किया, ग्रुप बनाए, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ठीक है। हमने क्या किया, दो ग्रुप बना दिए, एक तो ग्रुप फर्स्ट बना दिया, एक ग्रुप सेकंड बना दिया। अब हमने क्या किया, दोनों को क्या दिया, ये दे दिया, लौह चूर्ण 50 ग्राम लौह चूर्ण प्लस 3 ग्राम सल्फर दे दिया। इनको भी क्या दिया हमने, 50 ग्राम लौह चूर्ण प्लस 3 ग्राम सल्फर दे दिया, ठीक है। क्रियाकलाप कर रहे हैं लेकर, ज्यादा ले लेंगे क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया हमने, इनको क्या है, मिक्स कराया, दोनों ने क्या किया, इसे मिक्स किया, एक दूसरे को मिश्रण बनाया। अब इन्होंने क्या किया, इसको मिश्रण बनाया, क्या बनाया, मिश्रण बनाया, प्लस क्या किया, इसे गर्म किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि यहाँ मिश्रण बनाया है तो यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बना, केवल आपने दोनों को चूर्ण को मिला दिया। मिलाने के बाद जो मिश्रण बना है, इसमें जो परिवर्तन हुआ वो कहलाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। तो क्योंकि आप क्या चाहें तो इनको अलग कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपने बनाया, जब गर्म कर दिया तो दोनों ने, लौह चूर्ण ने और सल्फर ने क्रिया करी,
क्रिया करने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया, तो नए पदार्थ का निर्माण होते क्या होगा, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो गया। भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ होते हैं वो अपने गुणों को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या कर सकते हैं, भौतिक विधियों के द्वारा आप अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने घरों के अंदर देखा होगा कि गेहूं वगैरह में छान कर क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं जो कचरा वगैरह होता है। तो ये यहाँ भौतिक परिवर्तन हुआ है। यहाँ आपने गर्म किया तो एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया, तो नए पदार्थ का निर्माण होते ही क्या होगा, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब हमने क्या किया, इसके अंदर क्या डाला, HCl या H2SO4 डाला, तो एक गैस निकली। यहाँ जो गैस निकलेगी वो निकलेगी आपकी हाइड्रोजन गैस। जब हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। और जब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसमें क्या डालेंगे, HCl या H2SO4 यानी कि अम्ल है ये, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल इनका नाम होता है, याद रखना। HCl होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और H2SO4 आपका होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। आपने क्या किया, इसमें डाला, डालने के बाद क्या निकलता है, यहाँ निकलती है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त हो रही है। तो ये परिवर्तन क्या है आपका, ग्रुप सेकंड वाला रासायनिक परिवर्तन है, और ग्रुप फर्स्ट वाला क्या था आपका, यहाँ पर भौतिक परिवर्तन था। तो इस प्रकार से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन कौन सा हो रहा है और रासायनिक, यानी अगर हमारे केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन हुआ है तो कहलाएगा आपका भौतिक परिवर्तन, और नए पदार्थों का निर्माण हो गया जिनके गुण धर्म क्या है, पहले वाले पदार्थों से बिल्कुल ही अलग है, तो ऐसा परिवर्तन आपका क्या कहलाता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे मिश्रण के बारे में। हमने इस चैप्टर में आपसे डिटेल में डिस्कस किया है। अब हम क्या बात करते हैं, यौगिक होता है मिश्रण के जैसे ही एक और पदार्थ प्राप्त होता है जिसको क्या कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है। परंतु मिश्रण और यौगिक में क्या होता है, काफी कुछ क्या होता है, अंतर होता है। तो उनके बारे में क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं कि मिश्रण किसे कहा जाता है, यौगिक किसे कहते हैं, उनमें क्या अंतर होता है। तो उसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब यौगिक की बात करते हैं, हम इसकी बात करते हैं यौगिक। तो यौगिक कब बनेगा, दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या होता है, यौगिक की प्राप्ति होती है। क्या होता है, यौगिक प्राप्त होता है। अब मिश्रण में जो होता है उसमें क्या होता है, नियत अनुपात नहीं होता, ये अंतर है मैंने इसमें क्या होता है, निश्चित अनुपात पाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं H2O क्या होता है, जल होता है। तो अगर जल की हम बात करें तो हमेशा हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु जब मिलेगा तो क्या बनेगा, आपका जल मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात करें हम ग्लूकोज के बारे में, तो ग्लूकोज में क्या होगा, आपका कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु, ऑक्सीजन के 6 परमाणु मिलेंगे तो क्या बनेगा, आपका ग्लूकोज बनेगा। चीनी की बात करें हम तो चीनी में क्या हो जाएगा, C12 H22 O11, यानी कि जब हमारे क्या हो जाएंगे, कार्बन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 22 परमाणु, ऑक्सीजन के 11 परमाणु मिलेंगे तो चीनी मिलेगी। नमक की बात करें हम तो नमक होगा आपका हमारा NaCl, नमक होगा आपका साधारण नमक जिसे कहते हैं। तो ये क्या है, इनमें जो है ना ये निश्चित अनुपात, निश्चित है कि एक अन्य परमाणु यानी कि सोडियम परमाणु एक क्लोराइड परमाणु से मिलेगा तो क्या बनेगा, आपका नमक बनेगा। अगर अलग अलग ले लोगे तो कुछ और बन जाएगा। जैसे H2O ले लिया, हम बात करते थे, चलो हम तो ले लेते हैं H2O2 ले लेते हैं, 2 परमाणु हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के ले लेते हैं, तो अब ये क्या होगा, जल नहीं है, जल का अलग कंपाउंड बन जाएगा, अभी हो जाएगा आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या बन जाएगा ये आपका, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो यौगिक होते हैं उसमें 2 या 2 से अधिक तत्व होंगे, उनमें क्या होगा, निश्चित अनुपात होता है। जब उनको निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो बनने वाला पदार्थ जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका हमारा जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका यौगिक कहलाता है। और जो मिश्रण होता है उसमें क्या होता है, अनुपात जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, ठीक है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं मिश्रण और यौगिक जो होता है इनमें क्या अंतर होते हैं, अंतर की बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 की बात करें, इनमें तत्वों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। तत्व या
इसमें क्या होता है, तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। ठीक है। नंबर 2, इनका संगठन परिवर्तनीय होता है। ठीक है, इनका संगठन अपरिवर्तनीय होता है। ठीक है। तीसरा, ये अवयवी में जिससे मिलकर बने अवयवी तत्वों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। ये अवयवी तत्वों के गुणों को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है। अवयवी तत्वों को भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। यहां पर क्या किया था, रासायनिक विधियों उपयोग होता है, लेकिन रासायनिक विधियों द्वारा हम क्या करेंगे, इसे अलग कर सकते हैं। तो ये क्या है, मिश्रण और यौगिक में अंतर इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, यौगिक है। तो यौगिक के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं आपसे। चैप्टर लगभग आपका ये फिनिश होने के कगार पर है। ठीक है। तो लगभग 1-2 टॉपिक और बचा है इसके अंदर, और ये आपका चैप्टर लगभग पूरा हो गया है। चलिए, जो हमारा पदार्थ होता है उसका वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ को वर्गीकृत क्लासिफाइड किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है। तो हमारे पास पदार्थ है कोई भी। ठीक है। 2 भागों में बांटा गया है इसको। नंबर 1 शुद्ध पदार्थ, दूसरा मिश्रण। 2 भागों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थों को भी क्या किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 तत्व और यौगिक। ठीक है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, समांगी और विषमांगी। 2 भागों में बांटा गया, एक समांगी और विषमांगी। तो तत्व जो होते हैं वो हम जानते हैं, जो इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और सरल अणु में तोड़ा नहीं जा सकता, सरल रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है। अवयवी तत्वों में इन्हें कर सकते हैं, अवयवी तत्वों में परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है। समांगी का संगठन समान होता है, इनका क्या होता है, संगठन असमान होता है। ठीक है। तत्व जो होते हैं वो धातु, अधातु और उपधातु 3 प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं लोहा, चांदी, ठीक है, सोना, तांबा आदि सब क्या है यहाँ पर आपके तत्व होते हैं। यौगिक जो होता है हम लिख सकते हैं यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पर चीनी, नमक, ठीक है, ग्लूकोज आदि लिख सकते हैं। समांगी मिश्रण में हम लिख सकते हैं आई, तो NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O जल, चीनी प्लस जल, इनको लिख सकते हैं आदि। विषमांगी में लिख सकते हैं हम तेल प्लस जल लिख सकते हैं, तेल प्लस रेत लिख सकते हैं, सॉरी
तेल प्लस ले सकते हैं या रेत प्लस जल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, ये हमारे क्या है, पदार्थों का वर्गीकरण है। दो भागों में शुद्ध रूप में और मिश्रण में दो भागों में बांटा गया है। तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ जो होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है, और जो मिश्रण होते हैं समांगी और विषमांगी में बांटा गया है। तो तत्वों को और सरल रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यौगिक जो होता है दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, तो इसे सरल रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। समांगी का संगठन समान होता है या असमान संगठन होता है, फिर इसके बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दो इंपॉर्टेंट चीज और हम क्या कर लेते हैं, आपसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो नोट पॉइंट में आप याद रख लेना। वर्तमान समय में 100 से अधिक तत्वों, और माना जा रहा है वर्तमान में 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। ठीक है, दूसरा हम बात कर सकते हैं 92 तत्व प्राकृतिक तथा शेष कृत्रिम है। ठीक है, तो 92 तत्व क्या है आपके, प्राकृतिक है, और शेष कृत्रिम है। 11 तत्व गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, ब्रोमीन धातु है, धातु जो, अगर धातु की बात करें पारा एक धातु है, तो क्या पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन एक अधातु है, ये भी क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये क्या है, अपवाद स्वरूप है। इसके अलावा गैलियम और सीजियम है, वो भी क्या होते हैं, 303 केल्विन ताप पर क्या होता है, गैलियम और सीजियम लगभग 303 केल्विन ताप पर द्रव रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये नोट पॉइंट में आप याद रखें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका क्या हुआ, फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में।